हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज हम लेकर आ गए हैं फिर से साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले के क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और यह जो क्लास है वो स्पेशल ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। यहाँ पर आपको बतलाना है कि कौन सा धातु है जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। यहाँ पर आप लोग बतलाइए जल्दी से, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील इसमें कौन सा धातु है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। यहाँ पर बतलाइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर आ रहा है, कैल्शियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है, वह कौन सा दर्पण होता है जो कि दाढ़ी बनाने में काम आता है। यहाँ पर बतलाइए, और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बतलाइए क्या हो जाएगा। अवतल दर्पण, उत्तल एवं समतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर A और B दोनों, यानी अवतल, उत्तल और समतल, ये तीनों कौन हो जाएगा यहाँ पर बतलाइए। और यह क्वेश्चन NCERT से लिया गया है, जितने भी क्वेश्चन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में सीधे आने वाले हैं। यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर A अवतल दर्पण। और आप लोगों को मालूम होगा कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए हम करते हैं। और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, और अवतल दर्पण में छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। और समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर हमेशा बनता है। यहाँ तक क्लियर है सभी का। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिना समय व्यस्त किए हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सभी को देखेंगे, सोल्व करेंगे। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है। आमाशय में, मुख गुहा में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में, कहाँ पे शुरू होता है बतलाइए यहाँ पे आप लोग। मानव जो है उसमें जो शरीर है उसमें पाचन की क्रिया होती है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट कहाँ से होता है ये बतलाना है। आप लोगों को मालूम होगा कि मुख गुहा में प्रवेश करता है सबसे पहले भोजन, तो मुख गुहा से ही भोजन का यहाँ पर पाचन स्टार्ट हो जाता है। मुख गुहा से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से फिर आपको ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में जाता है, आमाशय में जाता है, आमाशय से आपको छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के समूह 1 में शामिल है। समूह 1 में कौन शामिल है। ये देखिए न्यू NCERT जो है उसमें से यह चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो इसको भी हम लोग बतलाते हैं। सोडियम हो जाएगा। और आप लोगों को ट्रिक भी याद होगा, लीना के रब से फरियाद वाला आप लोगों को ट्रिक याद होगा। हाइड्रोजन होता है, लिथियम, सोडियम, ये सभी जो है वो ग्रुप 1 के तत्व आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर बतलाइए कि ग्रीन हाउस गैस कौन है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। यहाँ पर बतलाइए कौन है ग्रीन हाउस गैस। और आप लोग अगर कोई भी स्टूडेंट नोट्स खरीदना चाहते हैं साइंस का हैंड रिटेन नोट्स, तो आप लोग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ में मिल जाएगा, जो कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का उसमें दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर आप लोग बतलाइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही यहाँ पर आ गया है आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, तो CO2 के अलावा हो जाएगा CH4 यानी कि मीथेन हो जाएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है, और यहाँ पे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके अलावा यहाँ पे O3 हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा यहाँ पे O3। ये सभी आपको याद रखना है, जितने भी यहाँ पर हम बतलाए ये सभी आपको याद रखना है। और नोट्स जिसको खरीदना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करती है।
बतलाइए यहाँ पे कौन सा एंजाइम है जो कि वसा का पाचन करती है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर इनमें से कोई नहीं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है, यहाँ पे तोड़ने का कार्य करता है। और जो लाइपेज है, यह लाइपेज जो है यह इमल्सीकृत वसा का पाचन करने में हेल्प करता है, वसा का पाचन करने में हेल्प करता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बतलाइए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया इनमें से कौन है बतलाइए। जैविक प्रक्रिया कौन है? दहन, प्रकाश संश्लेषण, जंग लगना या फिर सभी। जैविक प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो आपके मन में सवाल आता ही होगा। तो जैविक प्रक्रिया जो किसी भी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए जो इम्पोर्टेंट, यानी कि उसको जीवित रहने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ चाहिए उसको कहते हैं जैविक प्रक्रिया। तो क्या है? पौधों को जीवित रहने के लिए सबसे मेन कार्य उसका क्या है? प्रकाश संश्लेषण। पौधों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से ही तो वह अपना भोजन बनाएगा, और भोजन के बिना तो कोई भी व्यक्ति हो या पौधा हो कोई भी जीवित नहीं रह पाता है। इसलिए इसका प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी का? यहाँ तक क्लियर है? चलिए क्लियर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय पदार्थ है? और यहाँ पे अम्लीय और एक आता है क्षारीय। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। देखिए बेकिंग सोडा हो जाएगा, नींबू का रस, चूना पानी या फिर साबुन। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि पीएच मान कितना होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो इसको भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। देखिए सबसे पहले कि अम्लीय पदार्थ बोला है तो नींबू का रस हो जाएगा। नींबू क्योंकि अम्लीय होता है सभी को मालूम है, और नींबू का रस का जो पीएच मान होता है 2.2 होता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि अम्लीय कौन होता है और क्षारीय कौन होता है। तो देखिए 7 से कम जिसका भी पीएच मान होता है, 7 से इधर वाला यानी कि लेफ्ट साइड कम जिसका होता है वो क्या होता है? अम्ल होता है। तो सभी लोगों को मालूम है, और पिछले क्लास में भी हम बतलाए हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और 7 से जो ज़्यादा होता है वो क्षार होता है, क्षार होता है। और जो 7 होता है वह होता है उदासीन। ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, वह यह जो होता है वह उदासीन होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी का? यहाँ तक क्लियर है? चलिए बिल्कुल यहाँ तक है क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग होता है? यहाँ पर देखिए दिया गया है 4 विकल्प। इनमें से कौन कौन सा विकल्प है जिनमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण के बारे में आपको यहाँ पे सबसे पहले बतलाते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब भी बनता है, और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बनता है, बराबर प्रतिबिंब भी बनता है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए में बोला है दंत चिकित्सा में। दंत चिकित्सा में इसका उपयोग होता है क्योंकि दंत चिकित्सक जो होते हैं दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसमें हेल्प लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है वाहनों के साइड मिरर में, जो कि गलत है। वाहनों के साइड मिरर में इसका उपयोग नहीं होता है क्योंकि इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण, यह अभी क्वेश्चन आता है। उत्तल दर्पण इसको भी याद कर लीजिएगा कि वाहनों के साइड मिरर में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण। और एक है सौर कुकर, सौर कुकर भी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा, ए एंड सी। सौर कुकर में भी उपयोग करते हैं और दंत चिकित्सक में भी उपयोग करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी दिया है सभी, जो कि सभी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों। और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तक तो क्लियर ही होगा आप सभी का। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यह देखिए कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर जो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसमें से आप लोगों का मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे उत्तल दर्पण आंसर किए होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है क्वेश्चन पर कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। दो तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और एक वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। एक आता है हमेशा छोटा प्रतिबिंब। अगर जो यहाँ पे बोलता कि वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, तो छोटा प्रतिबिंब तो उत्तल में भी बनता है और अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है और अवतल में भी बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है। और समतल दर्पण में हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है, हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, बतलाइए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है बतलाइए। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसका बतलाइए क्या हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा। फर्स्ट में दिया है वोल्ट, तो जो वोल्ट है विभव का होता है। ओम दिया है ऑप्शन बी, ओम जो होता है वो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, ओम जो है वो प्रतिरोध का होता है। एम्पियर, एम्पियर होता है विद्युत धारा का और वाट जो होता है वो शक्ति का। एक बार फिर से यहाँ पे रिवीजन कर देते हैं। विभव का होता है वोल्ट, ओम जो होता है वो प्रतिरोध का होता है, आर से इसको प्रतिरोध को करते हैं। और एम्पियर जो है वो विद्युत धारा आई का होता है और वाट जो है वो शक्ति पी यानी कि पावर का होता है, पावर का यहाँ पे शक्ति होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग कौन है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला कौन सा रोग है यहाँ पर बतलाइए। कौन सा यहाँ पे बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू या फिर एड्स। बतलाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तक बतलाइए क्या हो जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पे हो जा जीवाणु द्वारा जो फैलता है वो टाइफाइड होता है, टाइफाइड। और इसके अलावा और क्या क्या होता है, टाइफाइड के अलावा होता है हैजा होता है, निमोनिया होता है, निमोनिया होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के अलावा टीबी होता है, टीबी होता है, टिटनस होता है। ये सभी आप लोग लिख लीजिएगा, या फिर अगर आप लोग नोट्स लिए होंगे तो नोट्स में भी आपको ये सभी मिल जाएगा। जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको सभी मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उसी में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन, टाइलिन या फिर काइमोट्रिप्सिन। तो देखिए यहाँ पे जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है वो कौन सा एंजाइम होता है बतलाइए। तो टाइलिन एंजाइम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टाइलिन एंजाइम जो होता है वो लार में पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है और कौन सी गैस अवशोषित करती है, ये भी बतलाइए। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है, कौन सा गैस अवशोषित करता है। तो आपको मालूम होगा कि CO2 गैस अवशोषित करते हैं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। लेकिन जो यहाँ पे उत्सर्जित करते हैं वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन ही लेते हैं, जो कि पेड़ पौधे से ही उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर है। सभी को मालूम होगा पहले से ही, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सभी को मालूम होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं बतलाइए। संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं या फिर विद्युत अपघटन कहते हैं। और यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है यह। बतलाइए क्या कहते हैं इसको। लोहे को जिंक से लेपित करने के इसको प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वेनीकरण।
गैल्वेनीकरण इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन या फिर थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन दिया जाता है आखिरी समय में, यहाँ पर बतलाइए कौन सा हार्मोन दिया जाता है। तो देखिए इसमें जो हार्मोन दिया जाता है वो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन रहता है यह गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद करता है, सिकुड़ने में मदद करता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। तो इतना ही था आज के क्लास का क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और नोट्स जिन भी स्टूडेंट को लेना है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ले सकते हैं वहां से जाकर। मिलते हैं अगली क्लास में।